चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दिया। मैं ये सोचता हूं, आज मेरे पाकिस्तानियों सुनो जरा, मैं ये सोचता हूं क्योंकि मैं उन माशरों को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कि वो हमें कितनी हकारत से देखते हैं, हमें वो क्या समझते हैं कि चोरों के हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। खुद सोचो, 20 साल ये जो आज बैठे हुए हैं, ये एक दूसरे को चोर कहते रहे हैं। क्या ये चेरी ब्लॉसम ने नहीं कहा था कि मैं आसिफ जरदारी का पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा? ये क्या लोगों को बेवकूफ समझते हैं? क्या नवाज शरीफ ने 2 दफा आसिफ जरदारी को जेल में करप्शन पे नहीं डाला था? और क्या आसिफ जरदारी ने हुदैबा पेपर मिल का अरबों रुपए का केस नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर नहीं किया था? और क्या ये दोनों मिलके फजल रहमान को डीजल नहीं कहते थे? इससे ज्यादा आप एक मुल्क के ऊपर क्या जुल्म कर सकते हैं कि ये 3 स्टूजेस को, ये मुल्क के माना और डाकुओं को मुल्क के ऊपर मुसल्लत करें। मैं आपको आज ये बता रहा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा, मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। पाकिस्तानियों, अब ये जरा मेरी बात सुना, ये इतना बड़ा इस मुल्क पे जुल्म किया इन्होंने कि आपको अंदाजा नहीं कि ये जो हमारे माशरे को करेगा, एटम बॉम्ब भी नहीं कर सकता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था, ये सुने मेरी बात खामोशी से, ये बहुत जरूरी आपके लिए समझना है कि क्यों पाकिस्तान एक अजीम कौम नहीं बन सका। 1500 साल पहले उन्होंने कहा था, मेरे पाकिस्तानियों, 1500 साल पहले उन्होंने कहा था कि वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जो छोटे चोरों को पकड़ के जेल में डालती हैं और बड़े डाकुओं को उनका निजाम पकड़ नहीं सकता। ये है आपके सामने। अब इससे बड़ी मिसाल क्या है कि 40 अरब रुपया शहबाज शरीफ और उसके बेटों के ऊपर 40 अरब रुपए के FIA में और नैब में केसेस हैं। FIA के 16 अरब रुपए इसके नौकरों के नाम पे FIA ने पकड़े हैं और इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मैं आज सारी दुनिया से पूछता हूं, अपनी सारी कौम से पूछता हूं कि मुझे यह बताएं आप कि वो जो FIA के, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं FIA के ऑफिसर्स को, जिन्होंने इसके केस निकाले और पकड़े। जब इसका बेटा सलमान शहबाज बाहर भाग गया, जब उसे पता कि FIA पकड़ने लगी है, उससे पहले दामाद इनकी अपनी हुकूमत में, जब नून लीग की हुकूमत थी, इसका शहबाज शरीफ का दामाद बाहर भागा करप्शन के केसेस से डर के। नवाज शरीफ के दोनों बेटे बाहर भागे क्योंकि वो बता नहीं सकते थे कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज इनके पास लंदन में किधर से आई। इसहाक डार प्राइम मिनिस्टर के प्लेन पे नून लीग की हुकूमत में बाहर भागा, उसके बेटे बाहर भागे हुए हैं। ये लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। 95% इनके ऊपर केसेस हमारे दौर में नहीं बने, पहले के बने हुए हैं। और ये लोग आज जिधर आके बैठ गए, मुझे ये बताएं कि कौन सा गवर्नमेंट ऑफिसर इनके खिलाफ एक्शन लेगा? कब आगे से FIA कब इनके खिलाफ एक्शन लेगी? जब उनको पता ये होगा कि ये तो उनके ऊपर इंतकामी कार्रवाई करेंगे अगर वापस आ गए। अब सोचें
कहीं दुनिया में होता है कि वो एफआईए जिसने इसके ऊपर केसेस निकाले हैं ये उसी के ऊपर आके बैठ गया और सबसे पहले इसने उस दिलेर ज़हीन ऑफिसर को फारग किया जिसने इसके केसेस पकड़े थे। तो मैं फिर बड़े अदब से अपनी अदलिया से पूछता हूं कि क्या आपका काम नहीं इनकी हिफाजत करना, इन ऑफिसर्स की? क्या आपका काम नहीं कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि जो आदमी एफआईए में पकड़े हुए केसेस, आपका काम नहीं उनकी हिफाजत करना? तो पाकिस्तानियों, मैं आज आपके सामने एक और बात कहता हूं। 3.5 साल मैं हुकूमत में कोशिश करता रहा कि इनके केसेस आगे बढ़े। 3.5 साल में कोशिश करता रहा। पुराने केसेस थे इनके, जरदारी के ऊपर अरबों रुपए के केस थे, उसकी और उसकी वो जो ओमनी ग्रुप, बिलावल भुट्टो को भी उसी अकाउंट से पैसा जा रहा है, फेक अकाउंट से, जिधर रेहान अली को पैसा जा रहा है। साफ ओपन एंड शट केस। वो जो सिंध का चीफ मिनिस्टर है उसके ऊपर पूरा केस ओपन एंड शट, लेकिन कुछ होता ही नहीं था। मेरे नीचे ना नैब भी मेरे नीचे नहीं, अदलिया आजाद। क्या कर सकते थे? 100 एफआईए के केसेस जो इसके ऊपर हुए और वो भी डर डर के बेचारों ने किया। तो मेरे हाथ में क्या था? और जिनके हाथ में पावर थी, मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं कि वो करप्शन को बुरा ही नहीं समझते थे। उनके लिए करप्शन बड़ी चीज ही नहीं थी। उनके ख्याल में कि ये जो करप्शन है ये तो होती है, और उन्होंने, क्योंकि वो करप्शन को समझते थे, ये सबसे बड़ा इस मुल्क के ऊपर अलमिया है कि आज जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था वो आज या वजीर बन गए और या प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और या वजीर आला बनने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तानियों, ये कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैं अभी आपको लायमल दूंगा कि हमने करना क्या है, लेकिन मैं ये आपको वाज़ेह कर दूं, मैं जब तक जिंदा हूं मैं इस नाइंसाफी और जुल्म का मुकाबला करता रहूंगा। पाकिस्तानियों, लाहौर के मेरे बाशऊर शहरियों, पहले बताएं आप तैयार होंगे जो मैं आपको बाद में बताने लगा हूं मेरे साथ? इंशाअल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको जिस चीज की मुझे और बहुत तकलीफ है कि वो केसेस जो भी ताकतवर है यहां, उनको हमारा इंसाफ का निजाम कानून के नीचे ला ही नहीं सकता। अब ये सोचें कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कौम तबाह हो जाती जब ताकतवर को नहीं पकड़ती, डाकू को और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ती है, उनकी सोचें, उनकी हिकमत, यानी उनमें अल्लाह को सबसे दुनिया का अजीम आदमी किसी वजह से बनाया था और हमें हुक्म किया था कि उनकी सुन्नत पे चलो। देखें, छोटा चोर भैंस चोरी कर लेगा, मोटरसाइकिल चोरी कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चोरी कर लेगा, कितना पैसा बना लेगा। लेकिन जब बड़ा डाकू चोरी करता है, अरबों रुपए की चोरी करता है, अब वो बिस्तर के नीचे नहीं वो पैसा रख सकता, वो बैंक में नहीं डाल सकता क्योंकि पकड़ा जाएगा। लिहाजा वो पैसा मुल्क से बाहर भेजता है, दुगना नुकसान करता है, चोरी भी बड़ी करता है। और जब वो पैसा मुल्क से बाहर भेजता है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, तो वो डॉलर खरीद के भेजता है। जब वो डॉलर खरीदता है, डॉलर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, रुपए की कीमत गिरती है। जब रुपया गिरता है, महंगाई आती है, गुर्बत बढ़ती है। आज ये हाल है कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने एक कमेटी बनाई है जिसको कहते हैं फैक्ट टाइप पैनल। उस पैनल को उसने कहा इन्वेस्टिगेट करो कि क्या वजह है
कि गरीब मुल्क गरीब हो रहे हैं और अमीर मुल्क अमीर हो रहे हैं। आपको पता है उस पैनल ने क्या, उसने जब इन्वेस्टिगेट किया तो क्या चीज सामने आई कि हर साल, पाकिस्तानियों इधर और से सुनो, हम IMF से हम सिर्फ 6 अरब रुपए के कर्जा जब लेते हैं तो हमें उनकी हर बात माननी पड़ती है। हमें मुल्क के ऊपर एक जंजीर डल जाती है गले में, 6 अरब डॉलर पे। तो हर साल गरीब मुल्कों से जो पैसा जाता है अमीर मुल्कों में, ऑफशोर अकाउंट्स में, लंदन फ्लैट्स में, वो 1700 अरब है। 1700 अरब डॉलर हर साल गरीब मुल्कों से चोरी होकर अमीर मुल्कों में जाता है। हमारे मुल्क से अंदाजा लगाया जाता है 15 अरब डॉलर हर साल बाहर जाता है चोरी करके। और वो कौन करता है? वो भैंस चोर या मोटरसाइकिल चोर नहीं करता, वो ये बड़े बड़े डाकू जो आज ऊपर मुसल्लत कर दिए हैं, ये चोरी करके पैसा बाहर भेजते हैं। और इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, इनका मुकाबला करना है। हमने सुना है कि ये मीर जाफर की हुकूमत ने फैसला किया है कि कमीशन बनाएंगे उमर आसरे के ऊपर। शहबाज शरीफ, तुम और तुम्हारी फैमिली से ज्यादा झूठे लोग दुनिया में आए नहीं हैं। तुम्हारे से ज्यादा करप्ट लोग इस दुनिया में नहीं आए। आपने तो जाके लाहौर हाई कोर्ट में गारंटी दी थी कि नवाज शरीफ वापस आ जाएगा। नवाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा, जब पनामा में ये पकड़े गए, पनामा में क्या हुआ था? पनामा में पता चला, इंकशाफ हुआ कि जो 4 महंगे तरीन लंदन में मेफेयर की अपार्टमेंट्स हैं वो मरियम के नाम पे हैं। तो जब पनामा में ये इंकशाफ हुआ तो नवाज शरीफ ने असेंबली में जाके कहा कि ये हैं वो दस्तावेज जो साबित करते हैं कि ये लीगल खरीदे गए हैं। वो सारे दस्तावेज जाली निकले। फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा, कहता कतरी खत आ गया। वो कतरी खत कहता है कि हमने कैसे अपार्टमेंट लिए, वो भी जाली निकला। फिर मरियम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, एक ट्रस्ट डीड उसने दिखाई। अब ट्रस्ट डीड क्या कहती है? उन्होंने कहा जी ये मेरे भाइयों के मेरे बीच में ये ट्रस्ट डीड थी। पता चला कि वो जिस कैलिबरी फॉन्ट से लिखी गई थी वो उस 2006 में आई नहीं थी। नकल में भी अकल चाहिए। और फिर इनके लाहौर में जो इन्होंने लूट मार की LDA में, हर थोड़ी देर के बाद आग लगती है और उनके रिकॉर्ड जल जाते हैं। तो तुम्हारा ख्याल है शहबाज शरीफ कि हम तुम्हारी कोई कमीशन मानेंगे? हम सिर्फ एक कमीशन मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हेयरिंग हो। जिस तरह धांधली के ऊपर कमीशन बनी थी, ओपन हेयरिंग हो, मीडिया के सामने हो, ताकि सबको पता हो कि कितनी बड़ी साजिश हुई है पाकिस्तान से। और ये जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको तो नून लीग के अंदर कोई ऑफिस का ओहदा दे दो। इसका जितना इसने तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम किया आके, मैं तो कहता हूं कि नून लीग के लोग भी शर्म आती उनको काम करते हुए कि सारे फैसले हमारे खिलाफ। फॉरेन फंडिंग केस क्या है? हमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे। वो पाकिस्तानी जो कि 31 अरब डॉलर इस मुल्क को भेजते हैं जिस पे पाकिस्तान चलता है, वो फॉरेन फंडिंग नहीं है। और हमने इनको बार बार कहा है कि जब भी आप इन्वेस्टिगेट करें तो नून लीग की भी साथ इन्वेस्टिगेशन करें, पीपल्स पार्टी की भी करें। और लाहौर के लोगों, मैं आपके सामने दावा करता हूं
कि जब भी हमारी सामने इन्वेस्ट होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक पार्टी होगी पाकिस्तान की तारीख में जो पॉलिटिकल फंड रेजिंग करती है, लोगों से पैसे इकट्ठे करती है। इनके पैसे वो बिजनेसमैन देते हैं जिनके साथ मिलकर ये पैसे बनाते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाते हैं, फिर उनसे पैसे लेते हैं। एक एक का नाम भी मुझे पता है। उनसे पैसे लेते हैं। इनके पास कोई फंड रेजिंग का तरीका नहीं है। तो मैं चैलेंज करता हूं कि अगर हिम्मत है तो हम तीनों के इकट्ठे केस सुनो, ताकि सारी कौम को पता हो, सारी कौम के सामने आए कि किससे सही मायने में पैसे इकट्ठे करें और कौन 2 नंबरी से पैसे इकट्ठे कर। वैसे मैं सोचता हूं ये नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लोगों को मैं सोचता हूं, और वो डीजल वाले के लोगों को भी, कि मुझे ये बताएं कि कोई आपको शर्म नहीं आती कि वहां जरदारी फैमिली के अलावा कोई नहीं आता ऊपर, यहां शरीफ फैमिली के अलावा कोई नहीं आता, उधर फजल रहमान के बेटों के अलावा कोई नहीं आता। कोई आपको शर्म नहीं आती कि किसी में सलाहियत नहीं ऊपर आने की? हमारी पार्टी में क्यों नहीं है? बताएं मेरा कौन सा रिश्तेदार है? बताएं कौन है रिश्तेदार? कौन सा दोस्त है मेरा पावर में? क्योंकि मेरिट के ऊपर चल रहे हैं हम। ये खानदानी पार्टीज, मैं इनके ऊपर हैरत मुझे होती है कि क्यों नहीं इनको अजीब लगता कि वो एक बच्चे को बाहर से उर्दू उसको पूरी आती नहीं, उसके सामने बड़े बड़े झुके हुए होते हैं। वो जब नवाज शरीफ प्रेसिडेंट ओबामा को मिला पर्चियां पकड़ के, तो जिसकी काम पे टांग रही थी, 14 साल हो गए उर्दू नहीं आ रही सही तरह, करती करते में फर्क ही नहीं पता चलता उसको। तो दूसरी तरफ वो मरियम तैयार है, जिसने जिंदगी में 1 घंटे का काम नहीं किया, वो तैयार बैठी है। उसका बेटा तैयार बैठा है, उनके रिश्तेदार तैयार बैठे हैं सबके। तो कोई इनके लोगों को कोई एहसास नहीं कि ये हैं कौन, इनकी सलाहियत क्या है सिवाय चोरी करने के, कि इनके अलावा कोई ऊपर ही नहीं आ सकता। अब मैं आपसे आखिर में, अब जो मैं बात करने आया था, आप सबको यहां इकट्ठा किया, उस पर मैं आने लगा हूं। तो मैं सबसे पहले पाकिस्तानियों, अब आपने थोड़ी सी जरा तहम्मुल से मेरी बात सुननी है, क्योंकि इसके लिए मैंने आज आपको बुलाया है। देखिए पाकिस्तानियों, आज वो दिन है, 84 साल पहले इल्लामा इकबाल इस दुनिया से गए थे। सामने उनका मज़ार है, और वो एक ऐसा इंसान था, शायद ही कोई ऐसा ज़हन 500 साल में मुसलमान दुनिया में आया हो। और इल्लामा इकबाल की जो पूरी कोशिश थी कि एक गुलाम कौम को उठाए, जिंदा करे गुलाम कौम को, उनकी इतनी शायरी है। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, और आज जो मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूं, कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से परवाज में आती है कोताही। पाकिस्तानियों, यहां 1940 में जब कायदे आजम ने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान पास की थी, तो वो क्यों एक इतनी बड़ी ख्वाब उन्होंने ये अनाउंस की थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने फैसला किया कि हम एक आजाद मुल्क में रहना चाहते हैं। ये पाकिस्तान सिर्फ इस खित्ते के मुसलमानों के लिए नहीं था, जो हिंदुस्तान में मुसलमान जो नहीं पाकिस्तान आ सके, उन्होंने भी वोट दी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तानियों बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान।
और पाकिस्तान का जो नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, मैं ये चाहता हूं आज कि पहले आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सही माने में समझ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि वो एक इंसान को आजाद कर देता है, एक छोटे इंसान को एक अजीम इंसान बना देता है। मौलाना रूमी ने कहा कि अल्लाह ने जब तुम्हें पर दिए क्यों चूंटियों की तरह जमीन में रेंग रहे हो, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को पर देता है। जब इल्लामा इकबाल कहता है कि परवाज में कुताई ना आए, तो कुताई तब आती है जब इंसान गुलामी करता है। कभी गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता, सिर्फ एक आजाद इंसान बड़े काम कर सकता है। और मैंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी इसलिए बनाई क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को सीरत नबी का तो पता ही नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जरा लाहौर के लोगों तहम्मुल से सुना मेरी बात, उन्होंने मदीना में इंसानों को पर लगा दिए। वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, दो सुपर पावर थी दोनों तरफ, पर्शियन और रोमन एम्पायर, बेजेंटाइन एम्पायर, बीच में वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। मैंने इसलिए अपने बच्चों को फैसला किया